नमस्कार। आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज और मैं हूं कुमार विजय। काशी के कर्णधार की 5वीं श्रृंखला में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे जननायक से जिन्होंने एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में DS4 जो बाद में बहुजन समाज पार्टी के नाम से पार्टी सामने आई, वो कभी उसकी शुरुआत DS4 के रूप में हुई थी और उसको स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका थी वाराणसी के एक बड़े जननायक जगन्नाथ कुशवाहा जी की। आज जगन्नाथ जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। जगन्नाथ कुशवाहा जी एक समय जब मान्यवर कांशीराम उत्तर प्रदेश में अपने लिए राजनैतिक जमीन की तलाश कर रहे थे तो उनके सारथी बने और बिहार के बॉर्डर से अपनी साइकिल पर उन्हें बैठा करके उत्तर प्रदेश में एंट्री कराए। तो आज जगन्नाथ जी से हम उस पूरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे और वर्तमान के जो राजनीतिक हालात बने हैं, जिस पार्टी को कभी उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिस विचारधारा को स्थापित किया, आज जो कहाँ है, कैसे उसको देख पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो जगन्नाथ जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वो दौर क्या था जब आप बहुजन समाज पार्टी या DS4 को लेकर के यहाँ अपनी साइकिल यात्रा निकाले, तो उसके बारे में हमारे लोगों को बताइए, तब क्या स्थिति थी? 81 में मान्यवर कांशीराम जी के साथ जुड़ने के पहले जी मैं बिहार के जगदेव बाबू के साथ जुड़ा था जी उनके शोषित दल के साथ जुड़ा था। बाद में 1973 में शोषित दल बिहार का और उत्तर प्रदेश का माननीय राम स्वरूप वर्मा का समाज दल, दोनों मिलकर के जब शोषित समाज दल बन गया, तब भी मैं उस पार्टी के साथ था जी 5 सितंबर 1974 को हमारे नेता शहीद जगदेव प्रसाद जी को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अब इसके बाद आंदोलन उस दौर का ठंडा पड़ गया। भारत में जो रेखा था, वो सबसे पहले भारत में रेखा खींचने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी थे, जिनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये डिमार्केशन लाइन माननीय जगदेव प्रसाद जी ने खींचा था। उनके शहादत के बाद यह आंदोलन ढीला पड़ गया और उस समय DS4 का कार्यक्रम चला रहे थे मान्यवर कांशीराम जी। बिहार से जब इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो मैं भी उनके साइकिल के साथ साइकिल अपना मिलाकर चला रहा था और ऐसे बहुत सारे दौर आए। उस दौर में 2 पैर था, 2 पहिए की साइकिल था और इन गरीबों के पास कुछ नहीं था और इसी को हथियार बनाया गया और बना करके इसको बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की सलाह कांशीराम जी ने दिया। कांशीराम जी एक अच्छे थिंकर थे। जगदेव प्रसाद जी की जो थिंकिंग की क्षमता थी, वो हमने देखा कि मान्यवर कांशीराम जी में भी थी। मान्यवर कांशीराम जी बराबर सोचते थे और संगठन को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचते थे। अच्छा, उस समय जब आप प्रभावित हुए मान्यवर कांशीराम से, तो उनकी कौन सी खास बातें थी या सामाजिक बदलाव के लिए वो क्या देख पा रहे थे? कौन सा विजन आप लोगों के सामने लेकर के आए? आपसे बता रहा हूँ, जब मेरा उनका बातचीत हुआ जी तो हमसे सारी स्थिति उन्होंने शोषित समाज दल के बारे में जाना जी कि कैसे वो लोग काम करते थे, कैसे सभा करते थे जी तब उनको यह समझ में आया कि नहीं, इस कल्चर के माध्यम से हम देश में कुछ स्थापित नहीं कर सकते। उसको उन्होंने निगलेक्ट किया और कहा कि ये ओल्ड कल्चर है जी तो न्यू कल्चर क्या है, उन्होंने हमको समझाया। वो बात हमको समझ में आ गई कि अगर हम बड़े बड़े मंच लगाएंगे तो हम दोस्त को तो कम
जागरूक कर रहे हैं, दुश्मन को हम पहले जागरूक कर दे रहे हैं। जी तो उन्होंने यह सिलसिला बनाया कि नहीं, हमको कैडरों के माध्यम से गांव में जाना है, चौपालों में बैठना है जी और अपने पूर्वजों की जो बात है उसे समझाना है। मिशन तो ये ओबीसी का है। जी फूले साहू से चला मिशन, बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ाया। जी तो जो कारवां रुका हुआ था, कोशिश तो शुरू हुई जी जगदेव प्रसाद जी से बिहार में, और शोषित दल की सरकार भी वहाँ कायम की है। जी 1 दिन 2 दिन के चीफ मिनिस्टर सतीश कुशवाहा को बनाए, इसके बाद अपने परम शिष्य बीपी मंडल को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। जी तो सरकार चली। तो हमने ये देखा कि इनके अंदर चिंतन की भी मात्रा है और संगठन कैसे बनाना चलाना है, ये भी स्थिति है। जी अब ओल्ड कल्चर से न्यू कल्चर में आने के बाद वो बात भी हमें समझ में आई जी कि दुश्मन को हम जागरूक पहले कर दे रहे हैं, तो चलो दोस्त को जागरूक करो। तो ये कांसीराम का विजन था कि पहले गांव के चौपालों में चल करके वो जो दलित शोषित समाज के लोग हैं उनको चलो समझाया जाए। तो DS4 अच्छा, उस समय जब 81 के आसपास की आप बात कर रहे हैं, उस समय दलित और या पूरा बहुजन समाज, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इनकी क्या स्थिति थी सामाजिक ताने बाने में? जैसे पहले थी वैसे तब भी थी। नहीं, मतलब आज के लोग क्या कैसे देखें? पहले जैसी तो थी, आज कुछ फर्क आया है, उसमें बड़ा परिवर्तन नहीं, हुआ फर्क तो है? ये आया है जी कि लंबे अरसे तक जो कांग्रेस के शासन में जी सबसे बड़ा जो लाभ था आरक्षण के माध्यम से दलित भाइयों को मिला, जी और एक पढ़े लिखे का मिडिल क्लास इनके बीच में तैयार हो गया। जी और मान्यवर कांसीराम जी DS4 बनाने के पहले बामसेब बनाए थे। जी बामसेब का मकसद था कि मनी माइंड टाइम देना, जी मनी देना, टाइम देना जी और पे बैक करना समाज को, जी। क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे थे। अच्छा, जैसे बाद में जो बहुजन समाज पार्टी पर एक ठप्पा लगा कि दलित और खास तौर पे एक जाति विशेष की पार्टी बनने का ठप्पा लगा, तो जब मान्यवर कांसीराम यहाँ लेकर के आए या अपना अभियान शुरू किया आप सबके साथ, तो ओबीसी की भागीदारी कैसे बन पा रही थी शुरुआती दौर में? क्या देखिए, या शुरू से भी मैं जनता की जाति विशेष? मानता हूँ कि 1981 में जब मैं जुड़ा जी तो मैं पहला ओबीसी हूँ जी उत्तर प्रदेश के लिए। जी क्योंकि मैं जब दिल्ली में जाता था और मीटिंग होती थी तो 3-4 लोग होते थे, उसमें अकेला मैं बैकवर्ड होता था जी यूपी से। जी और वो जो मैंने क्लास करके वो समझाते थे, उसको हम लोग ला करके इधर इम्प्लीमेंट करते। जी तो उनका काम करने का जो समाज को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका था वो अजूबा था, जी और निश्चित तौर पर वो समाज में गया। जी हम बैकग्राउंड इसलिए बता रहे थे, अब थोड़ा सा हट गए, जी कि लंबे अरसे तक कांग्रेस के शासन में दलितों को बहुत कुछ मिला, जी एक मिडिल क्लास बना, उनके पास पैसे आ गए। जी इन पैसों को जोड़ करके बामसेब के माध्यम से कि भाई मनी दो, माइंड दो और थोड़ा सा पे बैक टाइम दो, जी अपने नौकरी के बाद थोड़ा समाज को भी दो। क्योंकि जिस समाज में आप पैदा हुए हो, ये पढ़ाई लिखाई का लाभ अगर उसके पास नहीं जाता है, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। जी। अच्छा, एक सवाल उस समय भी आता रहा कि बुद्ध को लेकर के, बुद्ध से मौर्य समाज अपने आप को रिलेट करता रहा, और दूसरी तरफ अंबेडकर जी ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तो हरिजन समाज भी बुद्ध के साथ जुड़ गया, और ये गठजोड़, बौद्धिज्म का गठजोड़, बहुजन का गठजोड़ दिखा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, तो उससे शेड्यूल कास्ट के अंदर, SC/ST के अंदर एक चेतना तो जगी। जी मैंने पहले भी बताया आपको कि फूले साहू से चला हुआ मिशन बाबा साहब उसको आगे बढ़ा रहे थे, जी वो बढ़ाया भी। और यूँ कहिए कि 21वीं सदी का अशोक, तो हम बाबा साहब को 21वीं सदी का अशोक मानते हैं, जी क्योंकि बुद्ध की तरफ ले जा करके। जी तो और हम जब चले तो हम भी जब पहले जाते थे तो कोई बैकवर्ड दलित से जुड़ना नहीं चाहता था। जी हमको भी हमारे रिश्तेदारियों में
लोग जल्दी बुलाते नहीं थे कि जब जाएंगे तो इनके दो चार दलित इनके पीछे पीछे चले आएंगे। जी तो ये भी सिलसिला चला, लेकिन हम लोगों ने समझाया उसको जी कि ये मिशन बाबा साहब का नहीं है, ये फूले साहू से चला हुआ मिशन है जिसको बाबा साहब ने इसको आगे दिया है, जी और ये काम हमारा है कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। जी। तो जाति घृणा ओबीसी के अंदर भी खूब मौजूद थी उस समय, हाँ। दलित समाज के प्रति। वो थी, जी। बिल्कुल थी। और जब आप लोगों का आंदोलन बढ़ा तो हाँ। क्या कुछ जाति घृणा की खाई भी पाट पाए आप लोग? हाँ ना, भाईचारा बढ़ा। बढ़ा। जब हम उनको बैकवर्ड को जोड़ने जाते थे जी तो हम ये बात समझाते थे कि ये मिशन तो तुम्हारा है। जी। ये नहीं, पूरे से राजनैतिक गठजोड़ तो हुआ, मैं सामाजिक गठजोड़ की बात कर रहा हूँ। क्या समाज में नहीं, जो समाज में नफरत की भावना दलितों से थी, जी वो बैकवर्डों में जब हम मानववाद का जो सिस्टम है, जी जो संविधान का ढांचा है, जी जब संविधान में जो समता करुणा बंधुत्व का की बात हमारे पूर्वजों से चला ला करके पिरोहित किया गया है, जी ये सारी बातें जब हम ओबीसी को समझाते थे तो वो सोया हुआ समाज में थोड़ा सा हलचल पैदा हुआ जी कि ठीक है, तो मिशन मेरा है, जी तो हमको ये बात समझो आप, हम्म, ये दलित भी आपका भाई है, जी ये तोड़ा जिसने है उसके बारे में तो आप नहीं सोचते हो। जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ या कुछ दृष्टांत आए कि मतलब रिश्ते केवल साथ में बैठने भर के रहे, या थाली भी साथ हुई, या रिश्ते नाते भी देखिए, बनने शुरू हुए? एकाएक तो थाली रिश्ते नहीं होते हैं, जी लेकिन ये स्पष्ट है कि जब रिश्ते बढ़ने लग गए तो लोग साथ में बैठ के चाय भी पीने लग गए। जी घरों में जाते थे तो जो कुछ भी मिलता तो खाते पीते। जी तो ये भी बात था बढ़ा। जी। देखिए, ये तो वैचारिकता के कारण ना भिन्नता है। जी जब हमारे अंदर मानववाद आ जाएगा कि मानव मानव एक समान है, हमें जी हमको तोड़ा किसी ने है और हम उसकी पैथी हम चला रहे हैं, जी और अपने भाई से को हम अलग किए हुए हैं। जी। अगर हम ये जुड़ते हैं तो मेरी ये ताकत बनती है। चलिए, घृणा की बुनियाद जब प्यार के कारवां में बदली और हाँ, आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ एक गठजोड़ हुआ और आप लोग सत्ता तक गए, उस गठजोड़ की कुछ कहानियां याद है कि किन विचारों के साथ वो गठजोड़ बना? देखिए, अकेले मान्यवर कांशीराम कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि बिना ओबीसी के लिए कुछ हो नहीं सकता। जी और उस समय के पॉपुलर स्थिति में माननीय मुलायम सिंह जी थे। जी मुलायम सिंह जी से कहा, भाई अपनी पार्टी बना के आओ, हम दोनों लोग समझौता करके और हम आगे बढ़ते हैं। तो उनकी सलाह पर पार्टी भी बनी, पार्टी से समझौता भी हुआ और दोनों लोगों को ग्रोथ मिला, वो मुख्यमंत्री बने। और गठबंधन होते ही आप लोगों ने एक नारा दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, तो ये सब हम लोग नारा नहीं लगाए थे। ये नारा तो खूब बुलंद रहा। नारा बुलंद हुआ, जी लेकिन जो लोग जो भाई, जब दो परिवार मिलता है तो खुशियां तो होती हैं। तो कि ये दलित और ओबीसी एक जगह हो रहे हैं तो समाज में चेतना तो बढ़ेगी ही। चेतना बढ़ना एक मामला है। आपने का ये जो नारा था, संघ के खिलाफ नहीं था, भाजपा के खिलाफ नहीं था, कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, हिंदू मैथोलॉजी के सबसे स्थापित देवता के खिलाफ ये नारा था, श्री राम का। इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, अचानक से राम को आप लोग क्यों उछाल दिए कि सिक्के की तरह से यहाँ से गायब कर दिया जाए, हवा में उड़ गए? नहीं, ये नारा हम लोगों ने नहीं लगाया है कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसा नहीं था। ये नारा दूसरी तरफ से लगाया गया है। ऐसे तो और भी कुछ नारे हैं जो खतरनाक नारे हैं। ये बसपा की तरफ से कोई नारे इस तरह के नहीं लगाए गए थे, न कभी इस तरह से कोई कैडर में किसी को समझाया जाए। तो ये सपा की तरफ से आया? अब कहीं से भी आया हो, लेकिन बसपा के लोगों ने ऐसा नारा नहीं लगाया है। जी, लेकिन उस समय का सबसे उस समय के बसपा के लोगों ने ये चर्चित नारा आपको याद में स्मृति में नहीं है? देखिए, एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा जब समाज जुड़ने लगता है तो तोड़ने वालों को चिंता होने लगती है। जी वो नाना प्रकार के नारे गढ़ते हैं। जी, वो तोड़ने के माहिर हैं जी, और हम आपस में लड़ने के माहिर हैं। खैर, ये सब करने के बाद दलित और पिछड़ा आपस में लड़ने का माहिर है जी और वो लड़ने के माहिर हैं। जी जी, यही फर्क अगर आदमी ये समझ जाए समाज, जी। तो बहुत कुछ आगे निकल जाए। तो जो दलित और पिछड़े का समन्वय हुआ, जिससे आप सत्ता तक पहुंचे, पहली बार स्वाद चखा, हाँ, वो
किन कंडीशंस पर अप्लाई हुआ था कि कैसे सत्ता चलानी है, क्या साझा रहेगा, किसको क्या हक मिलेंगे? इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाई गई थी? देखिए ये स्ट्रेटेजी तब तो तब तक तो आप साथ में थे ना? हम बिल्कुल साथ में थे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मान्यवर कांसीराम जी और माननीय मुलायम सिंह जी के बीच था, जी। ये हम लोग के बीच नहीं था। आप इम्पोर्टेंट कैडरों में थे, आपके साथ कभी हाँ शेयर नहीं, इस तरह का ठीक नहीं था कि, लेकिन ये था माननीय कांसीराम ने कहा कि भाई देखो मुलायम सिंह थोड़ा प्रोग्रेसिव लगता है, लड़ाकू लगता है, चलो इसके साथ गठबंधन किया जाता है। तो गठबंधन हुआ जी। और नेचुरल गठबंधन हुआ। जी। हाँ, अचानक से उसी पीरियड में मायावती जी आगे आई और मायावती जी का आगे आना, आप जैसे जो तमाम कैडर की पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, जो कांसीराम को इस्टेब्लिश करने वाले लोग थे, वो जैसे जैसे मायावती आगे बढ़ते गए आप लोग हाशिए पर चले गए। क्या वजह है? अब हम तो मान्यवर कांसीराम जी के साथ 1981 से जुड़े, जी। फिर 84 में पार्टी बनाई गई। जी। पार्टी में नारा, शोषित दल का नारा वो थोड़ा चेंज हुआ जी। हैं, वहाँ 10-90 था, यहाँ 15-85 हो गया। जी। यहाँ वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम साइकिल के मेडगार्ड पर लिख करके और समाज में चलते थे। जी। हैं, जी। वो दौर था। जी। और कैसे कैसे साइकिल चला करके 200 किलोमीटर तक जा करके, माने हम इस पूर्वांचल के आज 2 मंडल हो गया। जी। पहले 1 मंडल था जी। और एक जिला बलिया था, वो आजमगढ़ में चला गया। इसको हम 1981 ये सब से करते लगाए। हुए आप सत्ता तक पहुंच गए। मैं अब उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि सत्ता मिलने पर किसके क्या हक थे, क्या ये चिन्हित किए गए थे कि किसको क्या मिलेगा, किसको कितना? ये बात मान्यवर कांसीराम जी और माननीय मुलायम सिंह जी के बीच था जी। आम लोगों के बीच में नहीं था। जी। उसके बाद विखंडन हुआ, ज़्यादा लंबा आपका साथ नहीं चल पाया। क्या था कि जो इतने दिन का अब जिन प्रेम बनाया कारणों था? से विखंडन हुआ, जी। गेस्ट हाउस जो कांड हुआ, गेस्ट हाउस में तो एक परिदृश्य सामने आया, विखंडन की स्थितियां तो विखंडन पहले की बनी। स्थिति। हाँ स्थितियां तो पहले से बनी ना? हाँ जी। तो किसकी महत्वाकांक्षा थी, क्यों ये स्थितियां बनी? ये कांसीराम की इच्छा थी, बहुजन समाज पार्टी की इच्छा थी, या मायावती की नहीं, निजी मुलायम सिंह जी तो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे, हम मुलायम सिंह नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि तोड़ने का जो सिलसिला था वो बसपा की तरफ से ही चला। जी। जी, तो किसकी महत्वाकांक्षा थे कि महत्वाकांक्षा आदरणीय बहन मायावती जी का था। वो क्या चाहती थी कि दलित और ओबीसी का गठजोड़ आगे ना बढ़ाया जाए? अब इतना उनकी सोच होती तो हम क्या बताएं, लेकिन ये है कि टूटा गठबंधन। जी। और गठबंधन तोड़ने में टूटा तो गठबंधन, लेकिन मैं फिर से आपसे कहा, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे और सपा और बसपा हमारे पैर में 2 कांटे की तरह चुभते हैं। जी। तो तो उन्होंने कांटे को कांटे से कांटे को निकालने का काम किया। मैंने आपसे फिर कहा जी। कि वो लड़ाने के माहिर हैं, जी। वो तोड़ने के माहिर हैं और हम आपस में लड़ने के माहिर हैं। तो जिसकी अपनी तो महारत उन्होंने रहे, तो महारत अपना उन्होंने कामयाब कर लिया, हम आपस में लड़ गए। उसके बाद जब मायावती जी अपने तरीके से पार्टी चलाने लगी तो आपकी भूमिका क्या रही पार्टी में? भूमिका तो वही थी, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर तब भी था। जी। और लेकिन मैंने जो देखा जी। कि जो हालात थे वो पहले वाले में तो नहीं समझ में आया, 95 जी। वाले में जी। जो 3-4 महीने का शासन था। 97 वाला जो 96-97 वाला था, जी। उसमें भी बखूबी मैंने देखा। तो जब यह सत्ता भाजपा के सहयोग से बनी तो उसमें बड़े पैमाने पर पिछड़ों के साथ इनजस्टिस हुआ। जी। इनजस्टिस कैसे हुआ इसको ये पिछड़ा नहीं जानता है, जी। न कोई देश का चैनल इस बात को बताता है। जी। आप उस पर कुछ खुलासा करेंगे? बिल्कुल खुलासा करूंगा जी। और पूरा हमारा 52% का समाज भी इस बात को नहीं सहता है। जी। लेकिन मैं सत्ता में बैठ करके, सत्ता में रह करके सारा चीज देखा हूँ। जी। क्या देखा हूँ कि सवर्ण के पास दलित एक्ट का हथियार नहीं था। जी। अल्पमत वाले को भाजपा ने समर्थन दे करके जी। और 3 चीजें अपने पास रखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास। जी।
4 बार के शासन काल में बहन मायावती जी के जी फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा पाई, जी ये शर्त था। जी आप मूर्ति लगा लो, जी। नाम बदल लो। उस समय आपकी तरफ से कोई प्रतिरोध क्यों नहीं आया? आप भी तो थे पार्टी के साथ। जी जी। और एक स्थिति और भी मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि एक समय यादव छोड़ करके जो दूसरे ओबीसी जातियों के बड़े नेता के तौर पे आप गिने जाते थे, आपके बाद आप ही, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके बाद आपकी पार्टी में 2 और मौर्य कुशवाहा समाज से नेता आए, बाबू जो अभी सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामीनाथ और मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सब दोनों लोग 96 में स्थापित हुए। जी। तो इनको राजनीति में लाने में आपकी कोई भूमिका रही? आप भाई जब आप भी मौर्य बिरादरी को आगे बढ़ा रहे थे, जब हम समाज को जोड़ रहे हैं जी। दलित हमसे कह रहा है कि आप हमारे नेता हो और दलितों के साथ आप अपने समाज को क्यों नहीं लाते हो जी। तो भाई उनके अधिकारी अफसर हमसे बराबर इस बात को कहते थे जी। तो मैं दारुल सभा में बैठा हुआ था और उस समय की बात है कि स्वामीनाथ जी अपने एक साथी के साथ आए, नाम भूला रहा हूँ, इलाहाबाद के थे, और मैं अपने रिश्तेदार के रेस्टोरेंट में बैठा था। कहा बहुत दिन तक गुरु प्रसाद की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा जी। नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक। तो उस समय इलाहाबाद के ही एक व्यक्ति थे जो बहन मायावती जी के यहाँ वो ऑफिस बियर का काम देखते थे जी। और काफ़ी हमसे घनिष्ठ थे, क्योंकि पुराने आदमी थे। तो जो मान्यवर चुनाव लड़े थे इलाहाबाद में, तो मैं 2 विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया था जी। और इधर अपने बनारस मंडल को लेकर के मेजा और करछना का जी। मेजा और करछना हम जीते भी थे जी, बधाई। इलाहाबाद में जी। और तो वहाँ हमारा संबंध था, वही वहाँ पर इंचार्ज थे उनके ऑफिस के। का बीच में कुछ यहाँ पर हमारा कर्मचारियों से अनबन भी चल रहा था, जो अपना बॉसिज्म चला रहे थे। कर्मचारी करते कुछ नहीं थे, हम समाज से बटोरते थे ये लोग। अच्छा, इतना कुछ योगदान देने के बाद आपको संसदीय राजनीति की तरफ बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं लेके गई? आप तो कैडर के बड़े नेता थे। देखिए जिनको ले आए आप, वो सब संसदीय राजनीति में बड़े स्थापित नाम। हाँ, आदरणीय स्वामीनाथ मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा जी हो। बाबू सिंह कुशवाहा को हम नहीं लाए थे। अच्छा जी। बाबू सिंह कुशवाहा को नसीमुद्दीन भाई लाए थे जी। हाँ, मान्यवर कांसी राम ने कहा कि तुम्हारे समाज का है, जरा हमको बताओ कि इनको माया जी के ऑफिस में रखा जा सकता है नहीं, इनकी लॉयल्टी टेस्ट करके हमें बताओ जी। तो हमसे भेंट उठ हुई, हमने कहा नहीं सर, हमारे समाज के आदमी हैं, सच्चे हैं। प्रमाण पत्र आपने दिया? हाँ, सीधे साधे हैं, अच्छे हैं और कोई इस तरह की बात नहीं है, रखा जा सकता। उनको उस तरह का लाभ भी मिला। अच्छा, जो तीनों ये मौर्य बिरादरी के 3 नेता हो गए, जगन्नाथ कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा, नहीं, हम तो नेता नहीं बन पाए। इसमें से देखिए, हम नेता मौर्य समाज के को आगे बढ़ाने की पॉलिसी सबसे ज्यादा बेहतर किसके पास दिखती है? अब हम तो कैसे कहें, अब ये लोग भाई स्थापित नेता हैं हमारे आदरणीय स्वामीनाथ मौर्य जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी। मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो कार्यकर्ता था और मेरे जिम्मे 2 एक मंडल थे। हम उसी मंडल में हम अपना काम देखते थे। बड़े नेता के लोग में आते। कभी इच्छा नहीं हुई कि नेता बनूं? मेरी इच्छा से तो नहीं होता है ना। जब इच्छा थी, सुप्रीमो चाहेगा तब न किसी को अप करेगा, डाउन करेगा। तो खारिज क्यों किया सुप्रीमो ने? नहीं, काम तो हमसे खूब लिया गया जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने ऐसी खामी क्या दिखी कि आपको आगे नहीं बढ़ाया? अपने ऑनेस्टी से किया जी और अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, फुल टाइमर बन करके काम किया जी। और जो रोशनी हमारे परिवार में आनी चाहिए थी, शायद नौकरी चाकरी में होता तो आती, लेकिन हम घर की तरफ ताके नहीं। तो पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया और आपने अपने परिवार के साथ अन्याय किया। तो अन्याय बराबर अपने परिवार के साथ अन्याय किए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज भी हमारी पत्नी जो है हमको ताना मारती है, परिवार मुझे ताना मारता है जी कि आज परिवार इस स्थिति में है तो आपकी वजह से है जी। तो हमको समाज, हमको जगदेव प्रसाद जी का जो चेतना था जी कि जो कुछ भी करोगे जाना तो तुम्हें सबको जाना है, जो पैदा हुआ है सबको मरना है। तो ऐसी स्थिति में हमको समाज की जितनी चिंता थी और आज भी जितनी चिंता है, उतना आज भी परिवार की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं। अच्छा, इस समय जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसमें कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और कौन सी विचारधारा है जो आपको प्रभावित करती है? देखिए, हमको सबसे ज़्यादा जो आज हमको खतरा दिखता है, हमारा संविधान बचा रहे, इसकी चिंता ज़्यादा है। तो उस पर खतरा किससे है?
और उस पर खतरा हमारे बीच के लोगों से ही है। जैसे दलित के 131 सांसद दिल्ली में बैठे हैं, जी संविधान खतरे में, और ये एलानिया बोला जा रहा है हम संविधान बदल देंगे। जी 400 पार की अगर स्थिति हो गई होती तो क्या होता आज देश का, खुद देश समझे। ये ऐसी स्थिति क्यों आती है जबकि हिंदुत्व की राजनीति जब सत्ता में आती है तो हिंदू खतरे में पड़ जाता है, जब ज़्यादा दलित समाज और ओबीसी समाज संसद में पहुंच जाता है तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। तो क्या लगता है कि सवर्ण के माध्यम से सब सुरक्षित रहेगा? ओबीसी ज्यादा पहुंच गया तो संविधान खतरे में नहीं, सत्ता किस मानसिकता की है जी, तो उसमें चाहे जो भी हो, जी संविधान निर्माण के समय सबसे ज्यादा तो खतरा हिंदूवादी है मानसिकता विचारधारा के से। लोग संविधान निर्मात्री सभा में थे, जी लेकिन उस संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग थे जी बाबा साहब की भी चल पाई, क्योंकि वो जो लोग थे चाहे भले ही सवर्ण थे जी लेकिन वो चाहते थे कि इस देश में लोकतांत्रिक भारत हो, जी संवैधानिक भारत हो। जी इस देश के अंदर माने जब संविधान बन गया तो धर्म तो खत्म हो गया जी हैं। राम को भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगना पड़ रहा है कि मुझे रिहा करो। जी जरा सोचिए कौन है सर्वोच्च, तो हमारा संविधान है, जी और संविधान को कोई कहे हम खतरे में डाले तो चेतना तो होगी, क्योंकि संविधान में ही समता है, करुणा है, तो मैत्री है, प्यार है, अब क्या बंधुत्व कुछ ऊर्जा जगन्नाथ कुशवाहा में बची है कि संविधान कैसे बचाया जाए, इस पर कुछ काम करने की? हाँ बिल्कुल है। तो कैसे मैं समाज को चेतना दे रहा हूँ। जी ये समाज जो सबसे ज्यादा है, जो बैकवर्ड जिसको कहते हैं, जिसको 52% हम कहते हैं, अगर इसके अंदर सही चेतना आ जाए हैं जी तो आप सोचिए। ऐसे में कोई राजनीतिक लीडर नायक दिख रहा है जिसके साथ समय समय पर लोग पैदा हो जाते हैं। जी वर्तमान में किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, जगदेव बाबू कहते थे कि जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं। जी इतिहास की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य का संधान करने में कोई नाम आपको मिल रहा है? निश्चित आएंगे। जी अभी है नहीं है, मतलब अभी देख उसको अभी दिखाना तौल भी रहे- ठीक अभी नहीं है। तौल रहे हैं। हाँ, लेकिन जब बता रहे हैं कि 52% में जिस दिन चेतना आ जाएगी जी कि हमको कैसे सत्ता से वंचित किया जा रहा है। चलिए एक आखिरी प्रश्न और आपसे लूंगा। ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप समय नहीं कम लेते। है, बिल्कुल एक आखिरी प्रश्न लूंगा। इस समय पिछले 2 पंचवर्षीय से यहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट है, जिसके साथ आपने कभी सरकार चलाई, जिसके ऊपर आपने कभी तमाचे भी चलाए, तो उस विचारधारा की सरकार है जिससे लड़ते भी रहे, उसके साथ सहचर बन करके सत्ता हम का जिनके आनंद साथ भी- काम करते रहे वही तो उसके सेफ्टी वाल बने हुए हैं। जी तो अब ये सत्ता कैसी दिख रही, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं? अब मैं कैसे कहूँ, जब इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, नफरत का चारों तरफ माहौल जगमगाया हुआ हो, ऐसी स्थिति में चारों तरफ तो लोग करा रहा है जी और मना रहा है कि कैसे जल्दी से इस व्यवस्था का विदाई हो, और व्यवस्था का विदाई करेगा तो 52% समाज का लोग करेगा, बाकी तो सब दलाल बन गए हैं। जी माइनॉरिटी तो वैसे बेचारा अल्पसंख्यक की स्थिति में मार खा रहा है, जी वो अपने बचाव में खड़ा है। जी तो पिछड़े और अल्पसंख्यक जो ज़्यादा सताए जा रहे हैं, जी अगर एकजुट हो जाएंगे तो ये सेफ्टी वाल भी नहीं चल पाएंगे और लड़ाने वालों की भी जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। बात ये असली चीज़ नहीं आप सुन पाए, उसको सुन लेना चाहिए। जी बोल दें। कांग्रेस के पूरे राज्यकाल में दलित और अल्पसंख्यक और सवर्ण मिलकर के 50 साल 40 साल तक सरकार चलाई, जी और इसमें पिछड़ों को क्या मिला? जी आइए इसके बाद मैंने पिछड़ों को बैक रखा जाए। इस चैप्टर पर पूरा का पूरा, चूंकि आप इस शहर के हैं और हम आपसे अगली श्रृंखला में, यह समय लंबा हो रहा है वीडियो का, तो हम अगली श्रृंखला में कांग्रेस की पीरियड पर पूरी की पूरी आपसे कांग्रेस की पीरियड नहीं, आज भी मैं बता रहा हूँ जी, आज भी बता रहा हूँ, तो हम इस पर एक पूरी श्रृंखला आपके आज भी ये बता रहा हूँ कि माया जी को ये इशारा है कि बैकवर्ड में चेतना नहीं पैदा होना चाहिए, इनको जितना भी हो तोड़ करके रखो जी। और 4 बार के शासन में सबसे ज्यादा दलित एक्ट के केस ओबीसी पे लगे हैं जी। दूसरा, 4 बार के शासन काल में जी आदरणीय बहन मायावती जी के सबसे ज्यादा दलितों से एक छोटा सा एप्लीकेशन दिलवा करके बैकवर्ड को पीछे और सवर्ण अपना प्रमोशन ले लिया जी।
बहुत 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 शुक्रिया। आज का सत्र हम आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा जी। कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में दलित ही जिलाध्यक्ष है। इनको सवर्ण लोगों ने पटा करके बड़े पैमाने पर 4 बार के शासन काल में असलहों का लाइसेंस उठा करके देख लीजिए। 4 बार के शासन काल में आप सवर्ण भाइयों के पास सबसे ज्यादा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऊर्जा है जो चुप होने का नाम नहीं लेना चाहती, भी एक धधकती आग भरी हुई जगन्नाथ कुशवाहा जी के अंदर, और वो लेकर के अभी भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मंच से वो अपनी इस आग को और फैलाएं। हम उनको अब फिर से आमंत्रित करेंगे। आज के लिए हम उनके बड़े आभारी हैं कि वो हमारे मंच पर आए और बहुत सी बातें जिससे राजनीति का इतिहास बनता है वो हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और फिर से उन्हें आमंत्रित करेंगे। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला के साथ। नमस्कार।